बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द बफर सिस्टम, एसिड बेस डिसऑर्डर एंड द एनाइन गैप। ठीक है, अब बफर सिस्टम क्या करते हैं? बेसिकली वो ये बफर है जो कि प्रिवेंट करता है चेंज इन द पीएच। जो पीएच है उसको प्रिवेंट करेगा कि उसमें कोई चेंज आए। अब बॉडी के अंदर मेजर बफर सिस्टम होते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, इंट्रासेलुलर है, एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर इंटरस्टिशियल और प्लाज्मा आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब जो इसमें मेजर बफर मैंने आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई प्रोपोर्शन, वो बाइकार्ब बफर होता है। ठीक है, डीके है, लैक्टिक एसिडोसिस है, पीएच कम हुई है, बाइकार्ब बफर ही होगा जो कि बफर करेगा किसी एसिडोसिस को, बफर करेगा अल्कलोसिस है। मेजर के अंदर बाइकार्ब याद रखते हैं, माइनर के अंदर आपने फॉस्फेट वाला याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं। इंट्रा सेलुलर के अंदर मेजर बफर जो होता है वो हीमोग्लोबिन है, प्रोटीन है, हैज़ अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द हाइड्रोजन आयन। अगर तो डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है उसमें बेटर बफर होता है देन द ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजन ये क्या करेगा, बाइंड करेगा विद द हाइड्रोजन बेटरली। ठीक है, अदर इंट्रा सेलुलर बफर के अंदर अगर आप देखो तो इसमें ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स आता है, एएमपी, एडीपी और एडीपी है। ठीक है, आधे इंटरसेलुलर बफर के अंदर ऑर्गेनिक है और मेजर बफर जो है इंटरसेलुलर में हीमोग्लोबिन और प्रोटीन है। अब यूरिनरी बफर में मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉस्फेट होते हैं, एक्सक्लूसिवली इन द किडनी जो है वो अमोनिया। नेक्स्ट देखो, बफर इंपॉर्टेंट इन द किडनी बट नॉट इन द प्लाज्मा। अब ऐसा कौन सा बफर है जो कि किडनी में इंपॉर्टेंट है लेकिन प्लाज्मा में नहीं है? वो आता है फॉस्फेट है। ठीक है, अब देखो, बफर इन द डीके, लैक्टिक एसिडोसिस, बाइकार्ब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ऑक्सीजन बफरिंग सिस्टम जो है इसका नो रिलेशन होता है विद एसिड बेस बैलेंस सिस्टम। अब जैसे ही फॉस्फेट कम होगा, कीमो रिसेप्टर जो होते हैं पेरिफेरल जो कि एओर्टिक कैरोटिड बॉडीज़ पे प्रेजेंट होते हैं, ये रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, और जो रेस्पिरेटरी रेट है वो ज़्यादा हो जाता है और ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। सॉरी, मैंने आपको ऊपर फॉस्फेट बताया था, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑक्सीजन बफरिंग सिस्टम के अंदर क्या है, जैसे ही ऑक्सीजन कम हुई, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हुए, उसने रेस्पिरेटरी सेंटर को मेडुला में एक्टिवेट किया, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा दिया और ऑक्सीजन जो है बैक टू द नॉर्मल होगी। नाउ विल डिस्कस द फंडामेंटल ऑफ द एबीजे इंटरप्रिटेशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द एनाइन गैप। अब देखो, नॉर्मल वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर तो पीएच कम है और बाइकार्ब भी कम है, इसका मतलब है, पहले पीएच देखो एसिडोसिस है, अगर बाइकार्ब कम होगा इसका मतलब है मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, और अगर बाइकार्ब ज़्यादा होगा इसका मतलब है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा इसका मतलब एसिडोसिस और कम है तो अल्कलोसिस है। अब इसके फंडामेंटल देखते हैं। जो आपको पहले नॉर्मल वैल्यू का पता होना चाहिए। पीएच आपने याद रखना 7.35 से 4.5, अगर एक एक पॉइंट भी कम होगा तो आप उसको उसी के अकॉर्डिंग कंसीडर करोगे। कार्बन डाइऑक्साइड में नॉर्मल 35 से 45 होती है और जो बाइकार्ब है उसकी नॉर्मल वैल्यू 22 से 26 होती है। ठीक है, अगर तो फॉर एग्जांपल पेशेंट को पीएच जो है वो ज़्यादा 7.45 से अल्कोलोसिस से कम है तो एसिडोसिस है, 45 से ज़्यादा है तो एसिडोसिस से कम है तो अल्कोलोसिस है, अगर बाइकार्ब जो है वो ज़्यादा है तो अल्कोलोसिस से कम है तो एसिडोसिस है। अब मेटाबॉलिक कंपोनेंट में आप ये देखो कि अगर जो एसिडिक वैल्यू होगी ना, इसके अंदर क्या होगा कि वो 22 से कम होगी। बाइकार्ब की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, 22 से 26 है। ठीक है, और रेस्पिरेटरी कंपोनेंट में अगर देखो तो इसमें क्या होगा कि 45 से ज़्यादा होगी और 35 से कम होगी। अब ब्लड सैंपल फॉर द एनालिसिस इज टेकन, कहाँ से, आर्टीरियल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो रूल ऑफ द कंपनसेशन क्या होता है फॉर द मेटाबॉलिक एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंस में रेस्पिरेटरी कंपनसेशन स्टार्ट हो जाती है इमीडिएटली। मेटाबॉलिक एसिड डिस्टर्बेंस रेस्पिरेटरी कंपनसेशन फॉर इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है। अब रेस्पिरेटरी एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंस है, इसमें टेक लॉकर देन द रेस्पिरेटरी कंपोनेंट। ठीक है, अब जो रेस्पिरेटरी, अगर तो मेटाबॉलिक होगा ना तो रेस्पिरेटरी फ़ौरन से, लेकिन अगर रेस्पिरेटरी है तो मेटाबॉलिक थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो इसमें एक्यूटली जो होता है ना, अगर तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो इसमें आपने याद रखना है एवरी 10 mm इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा कि बाइकार्ब जो है वो 1 मिली इक्वेंट बढ़ते हैं। ठीक है, अगर क्रॉनिकली है तो इसमें याद रखना है 4 इंक्रीज़ होगा। लेकिन रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस के अंदर जैसे इसमें 1 था इसमें 2 हो जाता है एक्यूट में, और क्रॉनिक के अंदर इसमें 4 था इसके अंदर 5 हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो पीएच जो है मेटाबॉलिक, अब आपने खुद बताना है। अगर देखो फॉर एग्जांपल पीएच जो है वो कम है, ठीक है, अब इसमें ना इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मेटाबॉलिक के अंदर ना सारे एरो सेम होते हैं, ये तो कम होंगे ज़्यादा होंगे तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, कम होंगे तो एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर अगर पीएच कम है, ठीक है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ज़्यादा हुई है। ठीक है, और बाइकार्ब जो है वो भी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अल्कलोसिस के अंदर क्या है, पीएच ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है और बाइकार्ब भी कम हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस है। नेक्स्ट वी विल सी द इफेक्ट ऑफ द एसिडोसिस एंड द अल्कलोसिस। अब देखो एसिडोसिस के अंदर क्या होगा कि पोटेशियम आयन जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब एसिडोसिस जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि इसका राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व की। ठीक है, उसके बाद एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन फॉर द ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यू ज़्यादा हो जाती है।
ये मैंने आपको बताया एसिडोसिस। एसिडोसिस के अंदर जब क्या होगा, पोटेशियम आयन ज़्यादा होगा। अदर इसमें देखो कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी तो कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, सीएनएस डिप्रेशन होगी, पल्मोनरी ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा, ठीक है। और इवन के कैटाकोलामिन भी एसिडिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं कर रहे होते। एसिडोसिस के अंदर पोटेशियम ज़्यादा है, ऑक्सीजन वो भी राइट वर्ड शिफ्ट होगी, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन लेवल टिश्यू इंक्रीज़ होगी। लेकिन अल्कलोसिस के अंदर पोटेशियम कम होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होगी और कार्बनिक साइड बाइंड करेगा विद एल्ब्यूमिन, और कैल्शियम जो है वो डिक्रीज़ होगा। इसमें इवन टेटनी और सीजर। अब एबीजी सैंपल आपको पता ही है कि आर्टीरियल सैंपल हम हेपेरानाइज रेंज में लेते हैं। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस अगर तो पीएच कम है, मैंने आपको सेम एरो बताया था ना, बाइका भी कम है, ये भी कम है, तो क्या होगा कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब इसकी टाइप्स तो होती है नॉर्मल एनाइन गैप और एनाइन गैप। एनाइन गैप का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मयरेबल केटाइन एंड एनाइन, जिसे आप मयर कर सकते हो। अब केटाइन जो है वो सोडियम पोटेशियम होते हैं, और जो एनाइन होते हैं उसके अंदर क्लोरीन और बाइकार्ब होता है, ठीक है। इसमें डिफरेंस भी होते हैं कीटो से ऑर्गेन, लेकिन हम इसको मेजर वाले को कंसीडर करेंगे। अब केटाइन और एनाइन, केटाइन के अंदर सोडियम पोटेशियम आ गया, अब इसको माइनस करेंगे क्लोरीन और बाइकार्ब से। सोडियम पोटेशियम क्लोरीन और बाइकार्ब है। अब इसको पोटेशियम को इतना कंसीडर नहीं करते, सोडियम है माइनस क्लोरीन प्लस बाइकार्ब है। नॉर्मल वैल्यू जो होती है ना इसकी हम यूज़ करते हैं, ये 12 से 16 होती है, ठीक है, या 8 to 12। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, वेल रिफ्लेक्ट द अनमयर्ड एनाइन। अब इसमें अगर तो एनाइन गैप कैलकुलेट करना तो मैंने आपको बताया था सोडियम पोटेशियम और क्लोरीन और बाइकार्ब है, ठीक है। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा जो कि 24 है। ये बेसिकली नॉर्मल एनाइन गैप हो गया, ठीक है। अब जिसमें देखो कि एनाइन गैप आपको पता होना चाहिए किसके अंदर इंक्रीज़ होता है और किसके अंदर जो है वो डिक्रीज़ होगा। इसमें देखो एनाइन गैप जो है वो ज़्यादा किसके अंदर होता है, कीटो एसिडोसिस के अंदर। कीटो एसिडोसिस के अंदर, एसिडोसिस के अंदर क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट का डीके का है, स्टारवेशन है या फिर अल्कोहलिक है, तो उसमें क्या होगा कि एसिड ज़्यादा है, ठीक है। लैक्टिक एसिडोसिस के अंदर शॉक है, सेप्सिस है, कार्डियोजेनिक है, हाइपोवोलेमिक है, इन सब के अंदर क्या होगा, एनाइन गैप बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर फैटिगेबिलिटी है, ठीक है, एसिड बैलेंस डिस्टर्बेंस हुई है, तो लैक्टिक एसिडोसिस है। अब याद रखो कि एनाइन गैप में क्या इंक्रीज़ होगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। अब इसके अलावा आपने हमेशा याद रखना होता है कि जब भी ऑपरेशन से पहले मेटफॉर्मिंग क्यों आप 24 घंटे पहले बंद करवा देते हो, क्योंकि ये लैक्टिक एसिडोसिस कॉज करती है, ठीक है। इसके अलावा किडनी फेलियर के अंदर ड्रग्स, इथाइलिन ग्लाइकोल है, मेथनॉल है, सैलिसिलेट है, एस्पिरिन, ये सारी के सारी क्या करेंगे, एनाइन गैप को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट देखो हाइपोक्लोरिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, नॉर्मल एनाइन गैप। इसमें डायरिया है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, फिस्टुलाज है, एडिसन डिजीज़ है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स होते हैं, इसके अंदर इस्ट्राजोलामाइड्स भी आ जाते हैं। अब नेक्स्ट फिर देखो, ये मैंने आपको बताया मेटाबॉलिक एसिडोसिस के। अब एल्कलोसिस के अंदर क्या होता है, पीएच ज़्यादा होगी, बाइकार्ब भी ज़्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी, ठीक है। इसमें रेस्पिरेटरी कंपनसेशन भी हो रही है। अब आपने याद रखना है कि जो वॉमिटिंग होती है ना, वॉमिटिंग के अंदर हमेशा क्या होता है, वॉमिटिंग के अंदर अल्कलोसिस होता है। आप ये कह सकते हो कि एसिड तो सारा निकल गया अंदर, फिर अल्कलोसिस तो मेटाबॉलिक। लेकिन डायरिया के अंदर क्या होता है, एसिडोसिस होता है, ठीक है। अब इसमें इसकी कॉजेज़ हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम हो सकती है, कोलोन का एडिनोमा हो सकता है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, एंटासिड्स, लूप थायराइड, डायरेटिक, इन सब के अंदर क्या होगा, अल्कलोसिस होती है। अब इसमें देखो डायूरेटिक्स के अंदर अगर तो फॉर एग्जांपल एसेटाजोलामाइड है, ये क्या करेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस करते हैं, ठीक है। लेकिन आपने लूप थायराइड्स के अंदर याद एसिटाजोलामाइड और पोटेशियम स्पेयरिंग ये एसिडोसिस करते हैं, और जबकि लूप और थायराइड जो है वो क्या करते हैं, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कॉज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है कि पीएच कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी और बाइकार्ब भी ज़्यादा है। इसका मतलब है कि वो कंपनसेशन हो रही है, ठीक है। अब इसकी कॉजेज सीएनएस में सीडेटिव आ सकते हैं, ठीक है, ट्रॉमा है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो सकती है, इन सब के अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, ठीक है। उसमें मिस्थेनिक डेबियस हो सकता है, ठीक है। इसका फ्लेल चेस्ट है, ये ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है, इन सब के अंदर। ड्रॉनिंग के अंदर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है कि अगर ब्रेथ इन द पेपर बैग है और ड्रॉनिंग है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, ठीक हो, क्योंकि लंग काम नहीं करे ना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा रही, तो क्या होगा, अंदर ही अकोमुलेट होती जा रही है, तो वो एसिडोसिस कॉज करेगी। रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस के अंदर मैंने आपको बताया था पीएच ज़्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी और इसमें बाइकार्ब भी कम होती है, ठीक है। अब ये रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस ज़्यादातर किसमें, अगर आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी के अंदर भी रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होती है, ओके। नमूनिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक, इन सब के अंदर क्या होता है, इनिशियली जो है वो अल्कोलोसिस होती है, लेकिन अगर अरेस्ट हो जाए तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाती है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप अगर आप गाइड देखो, अगर फॉर एग्जांपल पीएच कम है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम है और बाइकार्ब भी कम है। अब कम पीएच क्यों हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम होगी, इसके अलावा बाइकार्ब भी कम है। अगर मैंने आपको बताया था सेम एरो होगा ना तो आपने मेटाबॉलिक ही करना है, मेटाबॉलिक है। और इसके अलावा देखो विद रेस्पिरेटरी कंपनसेशन हो रही है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी कम है, और अगर पीएच कम है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और इसका मतलब है कि रेस्पिरेटरी है कम है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो इसमें मेटाबॉलिक कंपनसेशन हो रही है, ठीक हो गया।
अगर पीएच कम है तो इसका क्या मतलब हुआ कि एसिडोसिस है। अब पीएच कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कम होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन वो उसमें बाइकार्ब भी ज़्यादा है, तो इसके अंदर क्या होगा, मेटाबॉलिक कंपनसेशन हो रही है। अगर पीएच कम है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा है, इसमें रेस्पिरेटरी की वजह से, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, और उसमें भी रेस्पिरेटरी था बेसिकली, लेकिन उसके अंदर मेटाबॉलिक कंपनसेशन ज़्यादा हो रही थी क्योंकि वो भी ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। इसमें पीएच कम थी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो वो अल्कलोसिस की तरफ जाएगी ना, तो इसका मतलब ठीक है। उसके अलावा बाइकार्ब भी ज़्यादा है। अब इसमें बाइकार्ब कम हो तो एसिडोसिस होता है। अब इसमें आप ये कह सकते हो कंपनसेशन हो रही है मेटाबॉलिक, ठीक है। इसके अंदर देखो अगर पीएच कम है, ठीक है, इसके अलावा बाइका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी ज़्यादा है और बाइकार्ब भी कम है, तो इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस प्लस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी, तो ये मिक्स हो गए ना। अब इसमें नेक्स्ट फिर देखो स्टेप बाय स्टेप गाइड टू द एविडेंस। इसमें फिर देखो अगर पीएच जो है वो ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा है, बाइकार्ब भी, तो इसमें अल्कोलोसिस है और इसमें मेटाबॉलिक हो गया। अब इसमें पीएच जो है वो ज़्यादा है, इसका मतलब अल्कोलोसिस है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी कम है और बाइकार्ब भी कम है, तो इसके अंदर क्या होगा कि ये रेस्पिरेटरी है। और अगर पीएच ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है और बाइकार्ब ज़्यादा है। पीएच ज़्यादा क्यों है, पीएच ज़्यादा है इसका मतलब है अल्कोलोसिस है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्कलोसिस ही है ना, और बाइकार्ब भी ज़्यादा तो भी अल्कोलोसिस है, तो ये मिक्स हो गया, मिक्स्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंस इन द डायरिया। डायरिया के अंदर एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंस मैंने आपको क्या बताई थी, डायरिया के अंदर एसिडोसिस होगा, ठीक है, और वॉमिटिंग के अंदर अल्कलोसिस होता है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस विद हाइपोकलीमिया हो सकते हैं, और डायरिया के अंदर बाइकार्ब भी कम हो जाएगा। रेजिडेंट लिविंग एट द 1200 फीट, तो उसमें भी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है। अगर बैग में करा है तो रेस्पिरेटरी एसिडोस होगा। एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग द रीनल करेक्शन ऑफ द हाइपोकलीमिया, इसमें रीनल करेक्शन ऑफ द हाइपोकलीमिया के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, ठीक है, और हाइपरकलीमिया के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, और हाइपो के अंदर अल्कोलोसिस है, ठीक है। अगर देखो पीएच कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, पीएच कम है, कार्बन इसका मतलब है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। अगर पीएच कम है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा है, ये भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। बाइकार्ब नॉर्मल है। अगर इसमें देखो बाइकार्ब कम है, पीएच कम है, पीएच कम है, इसका मतलब है एसिडोसिस है, और जो है वो बाइकार्ब भी कम है। बाइकार्ब कम है तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर पीएच ज़्यादा है, बाइकार्ब भी ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है, पीएच जो है वो ज़्यादा अल्कलोसिस है, और जो है वो बाइकार्ब ज़्यादा है, इसका मतलब है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अगर पीएच जो है वो ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम है, और मेटाबॉल इसमें देखो अगर 22 से होता है ना ये, इसमें देखो पीएच जो है वो ज़्यादा है, पीएच ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो वो अल्कलोसिस हो रहा है, ठीक है, और वो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अगर पीएच कम है और बाइकार्ब जो है वो भी कम है, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा है, पीएच कम है, इसका मतलब है एसिडोसिस है, ठीक है, और दोनों की तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड दोनों, तो ये मिक्सड हो गया। वॉमिटिंग, डायरिया एंड द टैकिपनिया एसिड बेस्ड सब इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, ठीक है। कट ऑफ वैल्यू ऑफ द बाइकार्ब और द मेटाबॉलिक अल्कलोसिस जो है वो बाइकार्ब के लिए आपने 26 याद रखना है। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर एवरी 10 mm जो है वो राइस क्या होगा, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की बात हो रही है तो 4 होगा, और अगर होता मेटाबॉलिक तो उसमें 5 आना था। कंपनसेटरी रिस्पॉन्स टू द मेटाबॉलिक, कंपनसेटरी रिस्पॉन्स जो है मेटाबॉलिक तो हाइपर वेंटिलेशन है। मेटाबॉलिक जो है एसिडोसिस रेगुलेशन ऑफ द किडनी कैसे होगी, बाय एक्सक्रीशन ऑफ द हाइड्रोजन, ठीक है, एंड कंजर्व द बाइकार्ब। ओके, सो इफेक्ट ऑफ द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ऑन द हाइड्रोजन आयन पे जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का क्या इफेक्ट होगा वो कांस्टेंट होगी। अब एसिडोसिस पे बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होता है, रेस्पिरेशन ज़्यादा होगी। अब वॉलेटाइल एसिड जो है वो कंपनसेट होता है, वॉलेटाइल एसिड जो है वो कैसे कंपनसेट होगा, बाय द बाइकार्ब बफर सिस्टम। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़।